स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी प्लांक्स अजम्पशन। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, सिंपल इज़ दैट। लास्ट हम जो पढ़ रहे थे वो था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स में हमने ये बात सीखी कि जब हम ब्लैक बॉडीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं वाइल दे रेडिएट द एनर्जी, तो उस रेडिएशन के दौरान पैटर्न थोड़ा सा क्लासिकल फ़िज़िक्स की समझ से बाहर था। वो पैटर्न ये था कि क्लासिकल फ़िज़िक्स ये स्टेट कर रही थी, मैं आपको ये भी थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते वक्त क्लासिकल को और मॉडर्निज्म को मिक्स नहीं करना। क्लासिकल थ्योरी ये स्टेट कर रही थी कि टेम्परेचर और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉडर्न थ्योरी ऐसे नहीं है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन कर रही थी कि इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का ताल्लुक कुछ इस तरह का नहीं है। यहाँ पर इंटेंसिटी को भी अगर आप कहें तो बेशक वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन दे सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी यही स्टेट थी। मॉडर्न थ्योरी ये स्टेट कर रही थी कि जब आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली उधर चेंज होगा, लेकिन दोनों के दरमियान में जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहीं पर बस सारे का सारा मसला था कि एनर्जी वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यहाँ पर एक ट्रेंड था। अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ वो ड्रॉ करते तो उसमें एक क्लियर रिज़ल्ट ये होता कि जब आपको ग्राफ का ट्रेंड कुछ यूँ मिल जाता सीधा सीधा कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम करते जाएंगे, सारी बात है, वेवलेंथ इस साइड पर डिक्रीज़ होगी, वेवलेंथ इस साइड पर इंक्रीज़ होगी, इंटेंसिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आप चाहें तो इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वो बात टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वो भी ठीक, इंटेंसिटी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब आप इंटेंसिटी के ग्राफ को देखते हैं मॉडर्न को, मॉडर्न तो उसको एक्सप्लेन ही क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पा रही। क्यों? हमने जब ग्राफ प्रिसाइजली बनाया तो ग्राफ में ट्रेंड यूँ तो नहीं था, ग्राफ तो कुछ इस तरह का बन रहा था कि जब वेवलेंथ यहाँ से इधर तक बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बिल्कुल वैसे वैसे बढ़ रही है, लेकिन इससे आगे जब वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी कम हो जाती है। देयर इज़ नॉट अ फिक्स पैटर्न। और जब फिक्स पैटर्न नहीं है तो ये बात तो हो गई गलत। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए जिससे ये बात एक्सप्लेन हो सके। फिर मैक्स प्लांक क्लासिकल थ्योरी की बेस से बात करते हैं और ये कहा कि क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन ये करती है क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एटम के पुराने कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड बाय रदरफोर्ड, वो ये कहते थे कि एटम के पास एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। 1900 तक की बात हो रही है ना, तो 1900 में तो ये बात प्रूफ ही नहीं हुई थी कि एटम के पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। वो तो मैक्स प्लांक के बाद हुई बात प्रूफ, और बाद में इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर प्रूफ कर दिया गया। यहाँ पर तो यही हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब ऑर्बिट करता है, अब ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये सारे का सारा, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो ये कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है और होते होते न्यूक्लियस की तरफ ये मूव करता रहता है मुसलसल, और फिर आखिर गिर जाता होगा, पुरानी जिस तरह की थ्योरी है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लासिकल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि जब उसने यहाँ से मूव करते हुए गुजरना है, उसने एक एक पॉइंट को कवर करना है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी, बोहर मॉडल ऑफ एटम ये बात स्टेट करता है इलेक्ट्रॉन कैन बी इन द थर्ड शेल और इन द सेकंड और इन द फर्स्ट शेल। इट कैन नॉट बी इन बिटवीन एनी टू शेल्स, एनी टू ऑर्बिट्स। वो उनके दरमियान में रह ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एमिट नहीं होगी,
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अगले सारे के सारे टॉपिक्स इसी से लिंक करेंगे। मैं जब भी बात करूँगा तो मुझे इस टॉपिक की, इस डायग्राम की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। अब मॉडर्न पॉइंट समझें कि असल में था क्या। सपोज़ ये मेरे पास मेरा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, ये मैं इसके ऊपर एनर्जी को इंसिडेंट करवाता हूँ। व्हाट विल हैपन? ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा लाइक एनी ब्लैक बॉडी। क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इसी स्टेट पर रह सकता है? नो। जब वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा कि वो अगले एनर्जी लेवल तक पहुंच जाए, तो ये यहाँ से जंप करके इस लेवल पे आ जाएगा। अब आप एनर्जी इसको देना बंद कर दें, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका हुआ है, यहाँ पर ऑब्वियसली पीछे एक होल छोड़ आएगा। अब इस एनर्जी को इसे रेडिएट करने दें, ये एनर्जी उसी तरह पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएट करेगा और यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। यस, एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप, हर जगह पर नहीं, इलेक्ट्रॉन हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी जो वाइब्रेशनल इफेक्ट है उसके पास, वो हर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं है, वो तो फिक्स फ्रीक्वेंसीज के लिए, फॉर द फर्स्ट शेल, फॉर द सेकंड और द थर्ड। तो यूँ एनर्जी भी मुसलसल एमिट नहीं होगी, एनर्जी भी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एमिट होगी। और इन्हीं पैकेट्स को प्लांक ने एज्यूम किया कि ये एनर्जी के पैकेट्स क्वांटा कहलाते हैं। इसने इन एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटा का नाम दिया कि क्वांटा वर्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। मतलब प्लांक के लिए अब लाइट की सिचुएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिचुएशन थी किस तरह की, क्या वो कहता था कि अगर आप एज ए होल इसको देखें तो आपको ये वेव ही मिलेगी, लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो ये बात इस तरह की नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है, जिनको आप अलग अलग देखें तो आपको क्वांटा की फॉर्म में नज़र आएंगे। लेकिन जब आप इनको एज ए होल देखेंगे तो ये एज ए होल, पूरे के पूरे, अगर सबको मिलाकर देखेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ वेव। लेकिन अगर आप इनको अलग अलग देखेंगे, इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। ठीक, तो इसने जब बताया कि वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर सकते हैं, तो एनर्जी को आप डिफाइन भी तो करना था। एनर्जी मीन इंटेंसिटी। तो मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को डिफाइन किया गया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर पॉसिबल शेल के अंदर, इनके अंदर तो रह सकता है, इनके दरमियान में वो नहीं रह सकता। तो इस वजह से हमें प्लांक्स एजम्पशन को लेकर अब चलना पड़ेगा। प्लांक एजम्पशन ऑब्वियसली ट्रूथ था और ईयर 1900 के अंदर प्रपोज की गई। 1918 के अंदर मैक्स प्लांक को इसी डिस्कवरी के ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और ये रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी, जिसके बाद हमारे टोटल कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए थे, और वो जो प्रॉब्लम थी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में, वो भी रिजॉल्व हो गई, क्योंकि अब एनर्जी को डिफाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज़ ये कि इंटेंसिटी का ताल्लुक ब्राइटनेस के साथ है, कि इंटेंसिटी वर्ड का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी कितनी ज़्यादा है। इंटेंसिटी वर्ड का मतलब है कि इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक, अब इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम वेवलेंथ का सहारा नहीं ले रहे, बल्कि इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन। एक फोटॉन की जब आप बात करते हैं तो आप इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू HF। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के प्लांक्स कांस्टेंट यूज करते हैं 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लेकिन जब आप इस पूरी वेव की बात करते हैं तब आप इसी एनर्जी के फॉर्मूले को लिखते हैं E इक्वल टू NHF। एक क्वांटम के एक फोटॉन की बात करेंगे E इक्वल टू HF।
एक क्वांटा की बात करेंगे, फोटोन नहीं मैं इसको भी कह रहा, क्योंकि फोटोन मैक्स प्लैंक ने नाम नहीं था दिया, फोटोन का नाम इसको दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी कलर पर डिपेंड नहीं कर रही, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। आपके पास दो लाइट्स हैं, एक रेड और एक ब्लू, बोथ कैन हैव सेम इंटेंसिटी, उनकी इंटेंसिटी दोनों की सेम हो सकती है, बट द वेवलेंथ इज नॉट सेम। इंटेंसिटी दोनों की कैसे आप सेम कर सकते हैं? आप रेड की अमाउंट बढ़ा दें, ब्लू की अमाउंट को कम रखें, हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, आप चाहें तो इंटेंसिटी को आपस में इक्वल कर सकते हैं, बट आप एनर्जी की अमाउंट को इक्वल नहीं कर सकते दोनों केसेस में। उसकी वजह ये है, एनर्जी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है। कैसे? इसी को अगर मैं कुछ चेंज करके लिखूं तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू HF। यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अब फोटोन का। फोटोन का कॉन्सेप्ट मैं अलग से क्यों लिख रहा हूँ, हालांकि क्वांटा का ही नाम फोटोन होता है। यहाँ पर ये बात समझानी है कि क्वांटा वर्ड मैक्स प्लैंक ने यूज़ किया था, फोटोन वर्ड यूज़ किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। दोनों की डेफिनेशंस यूँ थी कि एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट पैकेट है दैट इज़ कॉल्ड क्वांटा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इंटेग्रल पार्ट होता है वो क्वांटा है, और उस क्वांटा को हम क्या नाम देते हैं? फोटोन। फोटोन इज़ टोटली इनडिविजिबल, इसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है। और जो बात यहाँ से प्रूफ की गई, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि एनर्जी है तो एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc²। व्हाट इज दिस c? स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू mc डॉट c। उस स्केयर को मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। मैस इंटू वेलोसिटी इट इज इक्वल टू मोमेंटम। हम जानते हैं कि p मोमेंटम इज इक्वल टू mv, और अगर हम यहाँ से रिप्लेस करें तो एनर्जी कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू मोमेंटम, m और c का प्रोडक्ट मोमेंटम, और ये c उसी तरह मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज, तो दोनों को कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं P इंटू C इज इक्वल टू HF। C को उधर ले जाकर डिवाइड कर दें, मोमेंटम इज इक्वल टू HF ओवर C, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय C। हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है, V इज इक्वल टू F लैम्बडा। यहाँ से F ओवर V विल बी इक्वल टू, V इधर आकर डिवाइड, लैम्बडा इस साइड पर लाकर डिवाइड कर दें, सो F ओवर V इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्बडा, F ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्बडा। तो आपके पास मोमेंटम की जो इक्वेशन हो जाएगी, P इज इक्वल टू H ओवर लैम्बडा। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था, वो इसलिए कि यहाँ से हमने ये बात डिफाइन की, लाइट इज़ नॉट अ वेव, लाइट इज़ अ पार्टिकल। या लाइट वेव की तरह बिहेव भी करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। लाइट हैव बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव एंड द पार्टिकल, और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये जो आपने टॉपिक पढ़ा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स पिछले वाला, द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इसी ने लीड किया हमें फोटोन तक। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और कैसे ये एक रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है आप उसको देखें। वेव के पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, वेव हैज़ अ वेवलेंथ। यस, इस इक्वेशन के अंदर वेवलेंथ है लैम्बडा। इसका मतलब
जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, इट इज़ अ वेव बिकॉज इट हैज़ अ वेवलेंथ। तो मोमेंटम भी तो है। मोमेंटम किस चीज़ के पास होता है? मोमेंटम की डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा था, मोमेंटम इज़ ऑलवेज पोजेस्ड बाय बॉडीज़। वेव के पास कैसे हो सकता है मोमेंटम? इसका मतलब वेव के पास डुअल नेचर है, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव एट अ टाइम। दो करेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ऐसा ही करेक्टरिस्टिक मेरे पास भी होना चाहिए। यस, जब मैं मूव करता हूँ तो मूव करते वक्त आई हैव टू करेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, आई एम अ पार्टिकल। नंबर 2, मैं वेव की तरह भी बिहेव करता हूँ। इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट, कोई लंबी चौड़ी इस पर मसाइल नहीं है। अगर आपने कैलकुलेट करना हो कि आपकी वेवलेंथ कितनी है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। आप वेवलेंथ के लिए इस इक्वेशन को लिखें, तो ये इक्वेशन वेवलेंथ के लिए होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। आप अपना मास पुट कर दें। लेट्स से समवन अमंग यू इज 100 kg। मैं अपनी आसानी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ ना, और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैं जो एग्जांपल में कंसिडर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए मास कितना कंसिडर कर रहा हूँ? आई एम कंसिडरिंग द मास 100 kg एंड द पर्सन और द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग हैविंग अ मास ऑफ 100 किलोग्राम, इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इफ यू रिप्लेस द बोथ वैल्यूज ओवर हियर, हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। h की वैल्यू पुट करें 6.63 10⁻⁻34 divided by mass 100 multiplied by velocity which is 10⁻³ Now the answer is lambda is equal to 6.63 10⁻⁻37 meters. This is the wavelength of a person having mass 100 kilogram and moving with a velocity of 10 meters per second. तो डिफरेंस क्या है कि क्यों ऐसा है कि मैं मूव करूं तो मैं पार्टिकल कंसिडर होता हूं, कोई और लाइट मूव करे तो उसको हम वेव के तौर पर ज़्यादातर देखते हैं। दोनों के पास डुअल नेचर है, मेरे पास भी डुअल नेचर है, लाइट के पास भी डुअल नेचर है। इफ़ आई थ्रो दिस मार्कर टुवर्ड्स यू, इसके पास भी डुअल नेचर है, ये वेव भी होगा, ये पार्टिकल के तौर पर भी है। पार्टिकल तो है ही है, वो तो हमें पता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेवलेंथ की रेंज। ये जो पावर आ रही है ना 10⁻⁻37, बहुत छोटी वेवलेंथ है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसको अगर डिटेक्ट करना मुश्किल है, इस मतलब इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है ना, इसलिए हम आप सब हम वेव्स में कंसिडर नहीं होते, बट कहीं ना कहीं मूव करते वक्त हमारे पास वेव नेचर ज़रूर होती है। क्योंकि हमारा मास बहुत ज़्यादा है, वो फैक्टर इसको और छोटा कर रहा है, इसलिए हम इसमें कंसिडर नहीं होते। लेकिन पार्टिकल बिहेवियर जितना छोटा होता जाएगा, वेव बिहेवियर उतना बढ़ता जाएगा, और वेवलेंथ जितनी कम होती जाएगी, पार्टिकल बिहेवियर उतना बढ़ता जाएगा। हियर इज़ द इक्वेशन। ये है वो इम्पॉर्टेंस इसकी कि जब आप वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली करैक्टरिस्टिक ऑफ द वेव वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है? बॉडीज़ की। मतलब एक करैक्टरिस्टिक जितना बढ़ाएंगे, दूसरा करैक्टरिस्टिक उतना कम हो जाएगा। अगर मेरे पास पार्टिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा है तो मेरे पास वेव बिहेवियर बहुत कम भी तो है। इसी तरह अगर किसी वेव के पास लेट्स से रेड कलर है तो वो वेव के तौर पर बिहेव होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उसका मोमेंटम क्या होगा? बहुत कम। उसका पार्टिकल करैक्टर है तो सही, लेकिन वो पार्टिकल करैक्टर बहुत कम है। ऐसी की एक एग्जांपल बुक पे लिखी गई है। रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सॉरी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि गामा रे की कितनी होती है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियस है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिटेक्ट करना ईजी है, लेकिन रेडियो वेव्स
10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो आपको मिलियंस ऑफ चाहिए होंगे रेडियो वेव्स ताकि उसको डिटेक्ट कर सकें, जबकि दूसरी तरफ गैमा रे का एक फोटोन आकर वही काफ़ी होगा आपके लिए। क्यों? उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट, थोड़ी सी ऊपर भी होती है। तो एक तरफ एनर्जी कम, एक तरफ एनर्जी ज़्यादा, तो किसको डिटेक्ट करना आसान होगा? ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको डिटेक्ट करना आसान होगा। यही चीज़ मैं अपने लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पास जो पार्टिकल बिहेवियर है वो ज़्यादा है, मेरे पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा है ना, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली मेरे पास वेवलेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। इस वजह से डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो ये था लाइट का डुअल बिहेवियर कि लाइट दोनों तरफ बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल एंड एज वेल एज अ वेव। नेक्स्ट अब हम जो इसमें टॉपिक्स करेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम लाइट का पार्टिकल बिहेवियर प्रूव करेंगे आपके लिए कि लाइट के पास पार्टिकल बिहेवियर है। बात यहाँ पर प्रूव होती है, यहाँ पर सिर्फ समझाई गई है ना। अब आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे। और फर्स्ट वन ही उनमें से एल्बर्ट आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, जिसमें उसको नोबेल प्राइज़ उनको इसी बात पर और इसी बात पर ही एक अकेला वाहिद नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1921 का। तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ ही आपको अगला टॉपिक समझ आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।